आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब का जयंती है। अब्दुल कलाम साहब को भारत के वो वैज्ञानिक थे और पूरे देश ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मिसाइल मैन के नाम से उनको नवाजा था। इंदिरा जी के वक्त में और भारत के वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वैश्विक वैज्ञानिक थे। और एक वक्त आया जबकि उनको भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया। वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद और विश्व का गौरव बढ़ाया था। वो साधारण व्यक्ति होकर के भी वैश्विक वैज्ञानिक थे। उनका विश्व में पूरा ख्याति था और विश्व में आज भी उनको वही मान सम्मान और आदर उनका होता है। भारत को गर्व है कि वो जब राष्ट्रपति थे तब भी वो ट्रेन से जाते थे। बच्चों में और गरीब के लिए उनका 24 घंटा उनका राष्ट्रपति भवन में भी वो अपना जो दिनचर्या बिताते थे वो बच्चों में, गरीबों में, शोषित के लिए। और उनका आज भी हम इसके लिए याद करते हैं। उनको आज श्रद्धा सुमन नमन और उनको सत सत नमन और प्रणाम करते हैं। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे जी का जन्मदिन है। उन्होंने कोरोना काल में जो महाराष्ट्र के जनता का सेवा किया और वो सभी जाति, धर्म, भाषा, महाराष्ट्र के एकता, अखंडता और देश के एकता, अखंडता में उनका आज भी विश्वास है। और सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग उनको मान सम्मान करते हैं और भविष्य में भी उनका वो स्वस्थ रहें। उनको जन्मदिन पे मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनका महाराष्ट्र के इतिहास में उन्होंने अपना नाम जोड़ा है। और आज उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन का हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में आज बाढ़ के चपेट में हर राज्य जहाँ कभी बारिश नहीं होता था वहाँ भी बरसात से जलमग्न है पूरा देश। और कुछ राज्यों में तो, बिहार में तो घर, बड़े बड़े गांव कट कट करके समाहित हो गए गंगा में, नदी में। अभी राजस्थान में एक सरकारी स्कूल का छत गिरने से वहाँ निर्दोष बच्चों का जो दब के मरे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे विश्व में, गाजा में युद्ध के चपेट में आज वहाँ के बच्चे और
जनता वहाँ त्रस्त है। विश्व में आज वैश्विक युद्ध चल रहा है। कुछ महाशक्ति जो हैं वो वैश्विक व्यापार के चक्कर में जनमानस का, जो निर्दोष जनता का वैश्विक स्तर पे आज युद्ध के चपेट में उनका जान और भूखमरी के शिकार हैं। युद्ध कहीं भी हो, युद्ध का परिणाम महाभारत में, संपूर्ण महाभारत में पूरा कौरव खत्म हो गया और राज्य करने के लिए लोग बचे नहीं। उसी प्रकार से आज भारत में और विश्व में जो युद्ध का हम जब बात करते हैं तो हमें हर वक्त के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। आज अमेरिका, इजराइल, ईरान, रसिया, यूक्रेन, पूरा देश, पूरा विश्व आज युद्ध के चपेट में है और पूरा वैश्विक युद्ध सब न्यूक्लियर परमाणु का बात करते हैं। पूरे विश्व ने देखा हिरोशिमा का देश का नामो निशान मिट गया है। युद्ध का परिणाम भयंकर होता है। आज हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर का हम बात करते हैं, आज हम महाशक्ति के सामने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, हमें हमारे कंधे पे बंदूक रख करके जो देश भारत को उसका यूज करना चाहता है, उसको आत्ममंथन की जरूरत है। भारत ने अपने, जब कुछ भी हमारे पास नहीं था, आज़ादी के 10-15 साल के बाद भारत में, उस समय में चाहे वो अमेरिका हो, रसिया ने इंदिरा जी को कहा था कि हम अपना बेड़ा उतार रहे हैं। निक्सन ने इंदिरा जी को लेट किया और वो भारत लौट आई। आज हमें तकलीफ होता है कि भारत में जो राजनीति और रणनीति जो चल रहा है, अंदरूनी मतभेद को भुला करके वैश्विक विचार करने की जरूरत है। आज हम कहीं कोई राजनीति पार्टी कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, कोई बिहार के राजनीति करने के तैयारी में है, और पूरे विश्व में महायुद्ध की तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर, हम जिस भूमिका में भारत है, पूरे विश्व ने देखा कोरोना जैसे महामारी में, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रसिया हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, सब एक कोरोना वायरस से त्रस्त था और भारत भी
उसमें त्रस्त था। भारत का जनता, पूरा ट्रेन, प्लेन सभी बंद थे। और जब हम भारत के लोकसभा में भारत में अंदरूनी लड़ाई से हम त्रस्त हैं, उसका कारण है कि जहां भी सत्ता का, कुर्सी का लालच होगा वो, और विश्व ने देखा है और आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ महाशक्ति जब तानाशाही रवैये पे आता है तो उसका हश्र भी उसका वही होता है। आज अमेरिका जैसा कंट्री, रसिया जैसा देश, रसिया को सालों से यूक्रेन जैसे छोटे देश से लड़ना पड़ रहा है, और युद्ध कैसे बढ़े उसकी सोच है। अमेरिका ने 50 दिन का रसिया को वक्त दिया था। अमेरिका का सोच था कि हमें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, लेकिन रसिया को मंजूर नहीं है। और अमेरिका का राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार जीतने का, विश्व विजेता बनने का उनको बहुत उनकी इच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य है उनके साथ जो उनके शिला सपार थे, वो एलन मस्क जी उनसे अलग हो गए और आज वो पूरे विश्व के सामने में अलग थलग पड़े हैं। भारत में भी जब पाकिस्तान का आतंकवादी दुर्घटना हुआ, तो आज भी अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाया, और भारत में और विश्व स्तर पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि हम आज 24 बार, जो कल पार्लियामेंट में भारत के प्रधानमंत्री को हमने युद्ध रोकने के लिए कहा है। जो भारत के विरोधी पक्ष नेता हैं उनका कहना है, श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी का, कि हमने भारत का और पाकिस्तान का युद्ध में समझौता कराया है। भारत जब 1971 में अमेरिका का समर्थन नहीं लिया इंदिरा जी ने, तो भारत आज भी अमेरिका का समर्थन, भारत के नेताओं को नहीं लेना चाहिए, और पूरे विश्व स्तर पे पूरा पक्ष विपक्ष को अपने को तैयार करने की जरूरत है। क्यों? जिस प्रकार से अपने हथियार, अपने व्यापार के लिए अमेरिका हो, रसिया हो, छोटे देश को वो विश्व विजेता, उनको हरा करके विश्व विजेता बनना चाहता है, और भारत को नहीं अमेरिका का या नहीं चाइना का, नहीं रसिया का, अपना स्वयं विश्व के स्तर पे अपना तैयारी करनी चाहिए। क्यों? विश्व में आज जो मिसाइल है, ड्रोन है, साइबर अटैक है, हाईटेक अटैक है, उसके ऊपर भारत के विरोधी पक्ष नेता और भारत के प्रधानमंत्री, सभी पक्ष के नेता को वैश्विक अपनी तैयारी, विश्व में लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने जनता की सुरक्षा के लिए उनको
पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक बुला करके विचार करने की ज़रूरत है। क्यों पूरा विश्व देख रहा है गाजा में, फिलिस्तीनी में लोग, वहाँ का जनता दवाई के लिए भूख से मर रहा है, और वहाँ इजराइल, अमेरिका अपना जश्न मना रहा है। मानव जाति के लिए ये ह्यूमन जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानवाधिकार का वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से लोग भूख से तड़प के, भूख के बिना, दवाई के बिना दम तोड़ रहा है। हमें याद है राजीव गांधी जी का, इराक का युद्ध चल रहा था। युद्ध रोकने के लिए राजीव गांधी इराक गए थे। उनकी दोस्ती, हमारी दोस्ती फिलिस्तीनी से था, आसार अराफात। हमने उनको बंबई में देखा था, भारत आए थे। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। आज विश्व स्तर पे जो विचार करने की ज़रूरत है, आज भारत के लोकसभा में जो देखने को मिलता है, जनता के 140 करोड़ जनता के आप मालिक हो, आप दोनों को मत दिया है जनता ने, इसके लिए नहीं कि कोई सिंदूर के ऊपर बात उठाओ, कोई अपने इलेक्शन स्वार्थ के लिए आप देश में युद्ध करिए। आपको वैश्विक पार्लियामेंट में वैश्विक विचार होने की ज़रूरत है कि देश अगर विश्व में कहीं जिस तरीके से हर महाशक्ति कोई तेल के ऊपर कब्जा कर रहा है, कोई व्यापार के ऊपर कब्जा कर रहा है, उसका विचार करने की ज़रूरत है। क्यों, अगर वैश्विक परमाणु का युद्ध हुआ और जिस प्रकार से एक दूसरे को लोग परमाणु का धमकी दे रहे हैं और 2-2, 3-3 साल से युद्ध चल रहा है, आज भारत को भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार होना होगा। क्योंकि जब वैश्विक स्तर पे परमाणु युद्ध होगा तो भारत के जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए भारत के सभी नेता को, सभी वर्ग को, 140 करोड़ जनता को के लिए उनको दोनों हाउस में, दोनों सदन में जिस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध के समय में सारे पक्ष विपक्ष मिलके एक होकर के विश्व का सामना किया, उसी प्रकार से भारत का जो सांसद चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, वहाँ वैश्विक तैयारी अपनी सुरक्षा रक्षा करने की, महंगाई से निपटने के लिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए भारत के लोकसभा में बिल पास करना चाहिए। आज हमारी हालत ऐसी है कि कभी हम अमेरिका के साथ चले जाते हैं, क्यों? तो हमको चाइना से डर है, हमको पाकिस्तान से डर है। जब अमेरिका से हमें, तो हमको चाइना के साथ या फ्रांस के साथ जाना पड़ता है या रसिया के साथ जाना पड़ता है। जब आज़ादी के 78 साल 79 साल हो गए तो हमें अपने पैर पे स्वयं खड़ा रहने की ज़रूरत है। और भारत का संवैधानिक ताकत विश्व में व्यापार में सबको, जिसको भी, जिस देश को व्यापार करना होगा उसको भारत के सामने में नतमस्तक होना चाहिए, ना कि हमें किसी देश के मुकरी के रूप में कहीं किसी का हमको पिछलग्गू बनने की ज़रूरत है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी
वैश्विक दौरा करके फ्रांस से आए हैं और सबसे पहले भारत का रक्षा सुरक्षा और विश्व का जो परमाणु का परीक्षण का वक्त आया है उसके ऊपर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और वन नेशन वन इलेक्शन अंदरूनी लड़ाई को भूल करके अभी देश में जो महंगाई बेरोजगारी का जनता शिकार है उसके ऊपर दोनों कैसे जनता को आप न्याय देंगे ये विचार करने की जरूरत है। अपने राजनीति स्वार्थ होनी चाहिए। आपको वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं उसमें ही फिक्स कर दीजिए कि कितना दिन कौन सा एमएलए रहेगा, कौन एमपी बनेगा, कितना दिन उनका टाइम लिमिट कर दीजिए। इतना दिन ही, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको एमएलए बनना है। क्योंकि जो गत वर्षों में जो बड़े बड़े घोटाले हुए तो जनता को ये लग रहा है कि हमारे साथ राजनीति के नेता ने विश्वासघात किया है और उसी का कारण है कि देश में जो उथल पुथल का माहौल बना हुआ है उसके लिए राजनीति पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों ने देखा कि उनके जो विकास का पैसा है, भारत के विकास का पैसा है, राज्य का विकास का पैसा है, उस पैसे का सीएजी रिपोर्ट कल भी बिहार का आया है, 70,000 करोड़ का घोटाला है। सीएजी रिपोर्ट के ऊपर आत्ममंथन करने की जरूरत है और पूरे देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन के साथ नेता का, एक जज का परीक्षा, एक आईआरएस का परीक्षा, एक आईएएस का परीक्षा होने के लिए इतने बड़े बड़े अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक एमएलए, एक एमपी बनने के लिए किसी चीज की योग्यता की जरूरत नहीं है। उनका रिटायरमेंट एज फिक्स करिए। जब एक भारत के नागरिक का, एक कामगार का, एक आईएएस का, एक आईपीएस का, एक जज का रिटायरमेंट एज फिक्स लोकसभा दोनों हाउस, विधानसभा, विधान परिषद करता है तो राजनीति पार्टी का एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का भी रिटायरमेंट एज आप उस पर चर्चा करिए। क्योंकि वो सारे झगड़े का जड़ ये चुनाव होता है। कितने लोग 80 साल 90 साल गिर रहे हैं फिर भी वो राजनेता हैं और एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक जज, एक से एक इंजीनियर, एक से एक आईएएस, एक आईपीएस जिसने देश का सेवा किया उसको आप रिटायरमेंट करते हो। तो भारत में इस चीज़ का लोकसभा में ये चर्चा होनी चाहिए कि अब ये वक्त आ गया देश में कि उसकी योग्यता क्या होगा, आमदार का क्या होगा, नगर सेवक का क्या होगा, खासदार का क्या होगा, मिनिस्टर का क्या होगा, कब मिनिस्टर बनना चाहिए, उसने उसको क्या स्पेशलिस्ट किया है। और फिर आप एक कमिटी बनाओ। आज लोग जो बोला जाता है कि जो लड़का, जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है वो आईआरएस, आईपीएस, आईएएस और जज बनता है कंपटीशन में, और जो बिल्कुल कमज़ोर होता है वो मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार और प्रधानमंत्री बनता है। इसके लिए इस योग्यता को विचार करने की ज़रूरत है। आप जो बिल ला रहे हो सबसे पहला ये बिल का जिक्र होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या होगा नेता का। क्यों देश किसी राजनीति पार्टी का, बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, गांधी ने ये विचार नहीं किया होगा कि हमारे बाद
देश में ये सब चीज भी होगा। इसके लिए उस संविधान से ऊंचा, भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए, आत्ममंथन करते हुए, भारत के 140 करोड़ का रोटी कपड़ा मकान और उनको न्याय कैसे मिलेगा, देश का सर्वांगीण कैसे विकास कैसे होगा, ये विचार करने की जरूरत है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस देश के जनता को सही बात नहीं रखते। विश्व में जाकर के मीडिया का आप देखिए, किसी के साथ आज हमारे देश में नेता हैं, कुछ नेता हैं गडकरी जी जैसे, वो सत्ता में रह के भी विरोध करते हैं, उनका जनता स्वागत करता है। और मोदी जी ने किसी को नहीं बोला है कि हमारा ही नाम गुनगाओ। लेकिन आज भी हमने देखा, हमारे कामगार राज्य मंत्री रहे हैं पुरोहित जी, राज पुरोहित, उन्होंने कहा मोदी जी 11वां विष्णु के अवतार हैं। मैं तो बोलता हूँ स्वयं भगवान हैं वो। लेकिन मोदी जी जो देश का जनता है, आपने सबसे ज़्यादा वक्त भारत का प्रधानमंत्री के रूप में आप रहे हैं। लेकिन आप अब जो रेखा खींच के जाइए कि आज जो 100 साल के आगे भारत का जो बच्चा है, वो कैसे विश्व के शिखर पे भारत की राजनीति, भारत की अर्थनीति, भारत की रक्षा नीति पे आत्ममंथन करने की जरूरत है। और इस लोकसभा में सारे वैश्विक स्तर पे सारे बिल पास हो, यही कामना करता हूँ। भारत का संविधान, भारत का 140 करोड़ जनता का रक्षा हो, सर्वांगीण विकास हो और विश्व स्तर पे भारत के किसी से कम नहीं हो। जय हिंद, भारत माता की जय।